काश कोई ऐसा होता जो हमसे ये कहता कि ये है राजस्थान का एक नेशनल पार्क या सेंचुरी, और ये एक इस नेशनल पार्क से रिलेटेड एक तस्वीर है, और इस तस्वीर या चित्र में इस नेशनल पार्क या अभयारण्य की सारी डिटेल्ड जानकारी आ गई। और इतनी जानकारी आ गई जितनी जानकारी के लिए आपको कम से कम 5, 6 या 7 किताबों का अध्ययन करना पड़े। काश ऐसे कोई पढ़ा देता। तो मैं आपको इसी प्रकार से अब बताऊंगा राजस्थान के नेशनल पार्क और अभयारण्य से रिलेटेड इस सीरीज में मैं सबसे पहले सरिस्का अभयारण्य की बात करूंगा, और एक इमेज के माध्यम से, एक ही चित्र के माध्यम से आपको इसके संबंध में सारी डिटेल जानकारी बता दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं और सरिस्का अभयारण्य का भ्रमण करने चलते हैं। और जिस इमेज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं या भ्रमण कराने वाला हूं वो इमेज है ये एक इमेज है जिसमें बाघ आ गया, भर्तरी आ गए, कबूतर आ गया, मोर आ गए, शिव जी आ गए, हनुमान जी आ गए, एक पठार आ गया, होटल आ गया, नारायणी माता का मंदिर आ गया। यानी बहुत सारे छोटे 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 चित्र हैं, और इन सारे चित्रों के गहन विश्लेषण से मैं सरिस्का के संबंध में आपको सारी जानकारी दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले जिस सरिस्का के बारे में हम पढ़ने वाले हैं या यूं कहें भ्रमण पर जाने वाले हैं, वो सरिस्का है कहां पर, पहले इतनी जानकारी तो ले लें। तो भारत के मैप पर चलते हैं। ये है इंडिया, और इंडिया का स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान में यहां पर एक जिला है, वो जिला है अलवर। कौन सा? अलवर। एक भी मात्रा नहीं है अलवर में, यानी बिना मात्रा का जिला। अलवर में ही एक सेंचुरी है सरिस्का। अगर घूमना चाहते हो तो अवश्य जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर से अगर जाओगे, ये जयपुर, यहां जयपुर से लगभग इसकी दूरी है 110 किलोमीटर के आसपास। और दिल्ली से अगर जाना चाहते हो तो दिल्ली से इसकी जो दूरी है वो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास। सरिस्का अभयारण्य जो है ये एक हाईवे पर स्थित है, और वो है नंबर 13, यानी 13 नंबर हाईवे पर यह स्थित है। ठीक है साहब। अब राजस्थान में अगर हम देखें तो ये एक बाघ का भी चित्र लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है, बात करेंगे। राजस्थान के मैप में अगर देखें तो ये है अलवर जिला, और अलवर में ही आता है सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य के संबंध में थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेनी चाहिए। यह जो अभयारण्य है इसको राजस्थान सरकार ने 1 नवंबर 1955 को अभयारण्य का दर्जा दिया था। कुछ किताबों में अलग अलग डाटाज भी मिल सकते हैं। 1 नवंबर, मैं जो बात करूंगा ऑथेंटिक करूंगा, 1955 को इसको अभयारण्य का दर्जा दिया था। बाद में सरकार ने यह भी प्रयास किया कि इसको नेशनल पार्क में ही सम्मिलित कर लिया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए 27 अगस्त 1980 को सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। यह प्रयास किया कि इसको नेशनल पार्क में सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार के ओर से अनुमति नहीं मिलने के कारण सरिस्का अभयारण्य को अभी तक नेशनल पार्क का दर्जा नहीं मिला। तो राजस्थान सरकार ने तो अपना प्रयास 27 अगस्त 1980 को ही कर दिया था। बाद में राजस्थान सरकार ने क्या किया, इस सरिस्का अभयारण्य को तोड़ा। मैं कलर चेंज करूं, और ये यहां पर मैं ये ले लेता हूं ब्लैक। ये रफली एक आइडिया है, ये मान लेते हैं ये सरिस्का का टूटा हुआ भाग है। तो राजस्थान सरकार ने इसको तोड़ा और तोड़कर एक नई सेंचुरी बना दी, और वो थी सरिस्का ए। तो यहां पर ये नई सेंचुरी या नया अभयारण्य हो गया, ये है सरिस्का ए। और राजस्थान सरकार ने इसको बनाया, अर्थात इसकी अधिसूचना जारी की 26 जून 2012 को। 26 जून 2012 को। ये तो बात हो गई सरिस्का से रिलेटेड कुछ मोटी मोटी बातें। ठीक है साहब। अब चलते हैं हमारी उस महान इमेज की तरफ, और उस इमेज के अंदर छोटी छोटी इमेजेस के लिए ये आ जाओ। अब ये जो इमेज है इसको आप अच्छे से देखें, और फिर कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके इस इमेज को अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें जितनी भी इमेजेस हैं एक एक करके सारी इमेजेस का विश्लेषण करते हुए चलते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टार्टिंग में हमने एक टाइगर की या एक बाघ की ही इमेज क्यों लगा रखी है। इसकी बात करें तो उससे पहले इस बाघ का परिचय ले लेते हैं। भैया ये जो बाघ है ये इंडियन टाइगर है,
और इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। इसको क्या बोलते हैं? टाइग्रिस टाइग्रिस टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। ठीक है साहब, लेकिन सवाल यह है सरिस्का के साथ इसकी इमेज क्यों लगाई? तो ध्यान देना, बात है वर्ष 1978 की। 1978 में सरिस्का अभयारण्य को टाइगर रिजर्व एरिया के तौर पर सम्मिलित कर लिया गया। अर्थात सरिस्का ऐसा क्षेत्र है जो कि टाइगर रिजर्व एरिया के अंतर्गत आता है। अब यह टाइगर रिजर्व एरिया क्या है तो थोड़ा सा समझना। जब हमारे देश में बाघों की संख्या लगातार गिरती जा रही थी, बाघों का शिकार होता जा रहा था, तो केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1973 में टाइगर रिजर्व एरिया की शुरुआत की गई। अर्थात ऐसे क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व एरिया के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया ताकि बाघों का ठीक प्रकार से संरक्षण हो सके और बाघों की संख्या को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब देश में सबसे पहले ये जो टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी वो हुई थी उत्तराखंड के जिम नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट, वहां से। एक बार हम इमेज की तरफ चलते हैं। ये इंडिया का मैप है, इनको तो हटा देता हूं बाकी जानकारी को। और इस इंडिया के मैप में ये एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, एनपी यानी नेशनल पार्क, और वो है जिम कॉर्बेट। इसी को पहले कहा जाता था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। इस पार्क की 1936 में स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में 1952-53 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क से बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था 1952-53 में। कौन है ये जिम नेशनल पार्क? थोड़ा हंसना चाहते हो हंस लो, लेकिन फिर भी समझना। जिम कॉर्बेट ऐसे व्यक्ति थे जो जानवरों का शिकार किया करते थे, जानवरों को मारा करते थे। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर ऐसे शिकारी के नाम पर, उस शिकारी के सम्मान में किसी नेशनल पार्क का नाम क्यों रखा गया? तो वो जो शिकारी है वो वन्यजीव प्रेमी भी था और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उसने काफी काम भी किया था। इसीलिए जिम कॉर्बेट के नाम पर सम्मान देने के लिए इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। और ये देश का पहला नेशनल पार्क था, ध्यान रखना, जो उत्तराखंड में आता है। लेकिन हमारा जो विषय था वो था टाइगर वाली इमेज, अर्थात टाइगर रिजर्व एरिया। तो ध्यान देना, इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व एरिया के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। और यह देश का पहला ऐसा क्षेत्र था जो टाइगर रिजर्व एरिया के अंतर्गत शामिल किया गया। अर्थात देश में सबसे पहले बाघों को संरक्षण यहीं पर दिया गया था। क्लियर? ठीक है, अब वापस टाइगर की इमेज की तरफ आते हैं। और यहां राजस्थान में सरिस्का को समझने के लिए हमने जो ये महान चित्र बनाया है, इसमें ये तो हमने लिख ही लिया कि राजस्थान के सरिस्का में, या सरिस्का को 1978 में टाइगर रिजर्व एरिया के अंतर्गत शामिल किया गया। फिर से दिमाग में सवाल पैदा होता है, क्या यह राजस्थान का पहला ऐसा क्षेत्र था जिसको टाइगर रिजर्व एरिया में लिया गया? तो जवाब है नहीं, यह दूसरा था। तो फिर बाकी के कौन कौन हैं? राजस्थान के मैप की तरफ आओ। यह है राजस्थान का मैप, और ये यहां पर है अलवर में टाइगर रिजर्व एरिया, जो कि टाइगर रिजर्व एरिया के तौर पर कौन सा था? दूसरा क्षेत्र। कब शामिल किया गया था? 1978 में। ठीक है साहब, सबसे पहला कौन सा था राजस्थान का? राजस्थान का सबसे पहला था सवाई माधोपुर में। कौन? रणथंबोर। रणथंबोर। इसको कब शामिल किया गया था? 1973-74 में। यह राजस्थान का पहला था और यह एक नेशनल पार्क भी है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। यह फर्स्ट है। दूसरा सरिस्का है टाइगर रिजर्व, और राजस्थान का जो तीसरा टाइगर रिजर्व है वो यहां पर आता है कोटा और चित्तौड़ में, वो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। और इसको टाइगर रिजर्व एरिया के तहत जो शामिल किया गया वो 10 अप्रैल 2013 को शामिल किया गया था। लेकिन ध्यान रख लेना, इससे पहले इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। 9 जनवरी 2012 को इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। तो आज की डेट तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अर्थात 23 अप्रैल 2020, आज की डेट तक राजस्थान के ये 3 टाइगर रिजर्व हैं ऑफिशियली। भविष्य में यदि और बढ़ते हैं तो आप देख लेना, इसीलिए मैं डेट की बात कर रहा हूं। ठीक है,
वापस हमारे विषय पर आ जाते हैं फिर से उस टाइगर इमेज की तरफ। तो ये बात हो गई कि ये राजस्थान का सरिस्का जो है ये दूसरा टाइगर रिजर्व है, जिसको वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व एरिया के तौर पर शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब ध्यान देना, राजस्थान में ऐसा नहीं है या भारत में ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद ही वन्य जीव या वनों के संरक्षण के क्षेत्र में काम हुआ था। हालांकि यह तो पहले भी होता आया था और रियासत काल में भी होता आया था। रियासत काल में अलवर के जो शासक थे महाराजा जयसिंह के शासनकाल में वनों की साइंटिफिक स्टडी हुई थी और बाद में अलवर के शासक तेज सिंह के शासनकाल में एक किताब भी तैयार की गई थी। मैं बात कर रहा हूं 1947 की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1947 की। और 1947 से रिलेटेड एक चित्र दिखाता हूं। यह दिख रही है किताब येलो कलर की, इसको बोलते हैं पीली किताब या येलो बुक। क्या? पीली किताब या येलो बुक, यही लिख देते हैं। यह है पीली किताब और यह वर्ष 1947 में अलवर के जो शासक थे महाराजा तेज सिंह, उनके समय में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और वो रिपोर्ट थी फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट। कौन सी? फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट। ठीक है साहब, तो ये फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट 1947 में महाराजा तेज सिंह के समय तैयार की गई थी और इसी को कहा जाता है पीली किताब। अब ध्यान देना, पीले में लाल में मिक्स मत कर देना, ये पीली किताब अलग है। एक किताब और आती है जिसको रेड डाटा बुक हम कहते हैं। थोड़ा सा और समझ लेना, हर विषय को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना, रटना मत कुछ भी। ये होती है आपकी रेड डाटा लिस्ट या रेड डाटा बुक। क्या है रेड डाटा बुक? तो भैया ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि पूरी दुनिया भर में कौन कौन से ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं जिनका अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है, अर्थात ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जिनका भविष्य अभी खतरे में है, जो समाप्ति की ओर हैं या जो समाप्त हो चुके हैं या जो निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, यानी किस वन्य जीव की वर्तमान में कैसी स्थिति है, यह आपको इस किताब से पता चल जाएगा। यह किताब 1964 में प्रकाशित हुई थी, तब से प्रकाशित होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है। और इस किताब का प्रकाशन जो है वो एक संस्था के द्वारा किया जाता है और वो है IUCN। आपने जरूर नाम सुना होगा, IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली ये एक संस्था है जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। 5 अक्टूबर 1948 को, और इसी के द्वारा 1964 से ये रेड डाटा बुक प्रकाशित की जा रही है। अब ये देखो, रेड डाटा बुक जो है इसमें अलग अलग कैटेगरी हमको मिलती है देखने को। जैसे कौन सी कैटेगरी? ध्यान देना, ये जो है ये LC यानी लीस्ट कंसर्न, यानी इस कैटेगरी में अगर किसी जीव को रखा जाता है तो वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। NT यानी नियर थ्रेटेंड, निकट भविष्य में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो 3 श्रेणियां हैं ये आती हैं आपकी थ्रेटेंड, यानी कि इनके भविष्य को खतरा उत्पन्न है, वर्तमान में ये विलुप्त होने के कगार की ओर जा रही हैं, इसीलिए इसको थ्रेटेंड बोलते हैं। और यहां पर ये जो रेड हमने कर रखा है एंडेंजर्ड, ये वो कैटेगरी है जो टाइगर की है, इसीलिए यहां पर रेड किया हुआ है। तो अगर ये पूछा जाए इंडियन टाइगर जो है ये वर्तमान में IUCN के अनुसार कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। क्लियर है? इसके अलावा और भी कैटेगरी हैं आपकी, ये VU यानी वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटेंट इन वाइल्ड। इसका मतलब ये है कि वो जीव जो जंगलों में तो नहीं मिलेंगे, यानी कि जो जंगली परिवेश में, वाइल्ड में, जंगली परिवेश से लुप्त हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में चिड़ियाघर में या बायोलॉजिकल पार्क्स में आपको मिल जाएंगे। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड यानी वाइल्ड जंगलों से समाप्त हो चुके हैं। और ये लास्ट कैटेगरी है EX यानी एक्सटिंक्ट, यानी कि उन जीवों का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है, ना तो जंगलों में मिलेंगे, ना चिड़ियाघर में मिलेंगे, ना बायोलॉजिकल पार्क में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और कैटेगरी भी होती हैं, DD जैसे डाटा डिफिशियंसी वगैरह, कुछ अलग अलग और कैटेगरीज होती हैं। खैर ये मिक्स मत करना, मैंने समझा दिया रेड डाटा बुक क्या है और येलो डाटा बुक या पीली किताब क्या है। क्लियर है यहां तक? ओके। तो ये हमारी बात हो गई इस टाइगर के संबंध में। अब इस टाइगर के संबंध में थोड़ी सी एक बार और बात करें तो यहां राजस्थान के मैप की तरफ आप आइए। ये
टाइगर है बड़ा खुश है और इसके खुश होने का कारण ये है कि सरिस्का में ये बेचारा फिर से आबाद हुआ है, पहले समाप्त हो गए थे। बात क्या है कि वर्ष 2004 आते आते राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य में टाइगर की जो संख्या है वो समाप्त हो गई थी। कारण क्या था? लोग शिकार कर रहे थे, भले इनकी खाल के लिए या जो भी कारण थे, लोग शिकार कर रहे थे, इनको मार रहे थे। और वर्ष 2004 आते आते टाइगर्स की जो संख्या है वो राजस्थान के सरिस्का में समाप्त हो गई थी। तो भैया अब फिर क्या किया जाए, टाइगर को कैसे बचाया जाए? तो इसके लिए फिर एक तरीका अपनाया गया, और वो तरीका क्या अपनाया गया कि राजस्थान के यहां रणथंबोर से टाइगर्स को लाके और सरिस्का में छोड़ा गया। और ये था री इंट्रोड्यूस करना, यानी टाइगर को वापस से इंट्रोड्यूस करना। कहां पर? सरिस्का में। कहां से लाकर? रणथंबोर से लाकर। इसके लिए एक संस्थान की सहायता ली गई, वो था भारतीय वन्यजीव संस्थान। कौन सा? भारतीय वन्य जीव संस्थान। इसका मुख्यालय है देहरादून में। कहां पर? देहरादून में। तो भैया इस संस्थान की सहायता ली गई और इसके सहयोग से इन टाइगर्स को रणथंबोर से लाकर और फिर सरिस्का में छोड़ दिया गया। इनको भी हेलीकॉप्टर की सैर करवाई गई, वैसे तो इंसान ही करता है, तो इनको भी हेलीकॉप्टर की सैर करवाई गई। वहां से लाया गया, यहां पर छोड़ा गया, और 3 तो बाघिन लाई गई और 2 बाघ लाए गए। 3 बाघिन, मजे हो गए ना हेलीकॉप्टर में आने से, और 2 बाघ। अब यहां इनको बसाया गया और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो प्रयोग था, वो सफल हो गया। तो सफल होने के बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा ये दावा किया गया कि ये विश्व का इस प्रकार का पहला सफल प्रयोग है। कैसा पहला सफल प्रयोग? अर्थात विश्व में जहां जहां पर भी टाइगर को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए या दूसरी जगह बसाने के लिए इस प्रकार से प्रयोग किए गए, वो सभी जगह असफल रहे। वन्यजीव संस्थान के अनुसार, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार, कि जहां जहां पर ऐसा प्रयोग किया गया वो असफल रहा, लेकिन हमने ये प्रयोग सफलतापूर्वक कर लिया और हमने रणथंबोर से ले जाकर और सरिस्का में टाइगर को वापस से बसा दिया, वापस से आबाद कर दिया। दूसरी जगह टाइगर को ले जाने से प्रॉब्लम यह होती थी कि वहां पर जब टाइगर जाता है तो उस जगह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, लेकिन यहां की तो जो स्थितियां थी वो तो एक ही थी। रणथंबोर का भी ऐसा ही टेम्परेचर है लगभग, और अलवर का भी लगभग ऐसा ही टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये प्रयोग भैया सफल हो गया, यहां पर भी संख्या बढ़ गई। अब ध्यान देना, ये 3 जो बाघिन थी, इन 3 बाघिन में से एक बाघिन बड़ी खतरनाक थी, और वो बाघिन थी मछली। उसका नाम रखा गया मछली, और साइंटिफिक नेम था T16। वो बाघिन ऐसी थी कि क्रोकोडाइल को देखते ही उस पर हमला कर देती थी, इसीलिए उसको क्रोकोडाइल किलर भी कहा जाता था। अब ये जो बाघिन है, मछली बाघिन या T16 बाघिन, ये लोगों की बड़ी फेवरेट बन गई, और लोगों ने, अर्थात जो फिल्मकार थे, उन्होंने इस पर पिक्चरें बनानी शुरू कर दी। तो इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? ध्यान देना, ये इधर आ जाओ, ये हैं एस नल्लामुथु। क्या नाम है इनका? एस नल्लामुथु। और एस नल्लामुथु के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई। किस पर? मछली बाघिन पर। और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था टाइगर क्वीन। क्या नाम था? टाइगर क्वीन। यह डॉक्यूमेंट्री प्रसारित हुई और बाद में फिर 28 अगस्त 2010 को यह दिखाई भी गई। कहां दिखाई गई? नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर। नेशनल ज्योग्राफी चैनल बड़ा प्रसिद्ध है, इंग्लैंड से उसका प्रसारण होता है, तो उस पर चलाई गई थी। 28 अगस्त 2010 को दिखाई गई थी। एस नल्लामुथु के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी टाइगर क्वीन के नाम से। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो खैर वो है टाइगर क्वीन, ये मछली बाघिन। इसी मछली बाघिन को एक अवार्ड भी दिया गया था, और वो अवार्ड था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो कौन सा अवार्ड दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब सवाल यह है, क्या ये बाघिन स्वयं लेने गई थी वो अवार्ड? और स्वयं लेने गई तो फिर दिया किसने? तो समझना थोड़ा सा, बाघिन स्वयं ये अवार्ड लेने नहीं गई थी। रणथंबोर के जो रीजनल डायरेक्टर थे वो गए थे ये अवार्ड लेने के लिए, और ये जो अवार्ड दिया था ये ब्रिटेन की एक संस्था थी, ट्रेवल ऑपरेटर्स फॉर द टाइगर्स। क्या था? ट्रेवल ऑपरेटर फॉर द टाइगर। तो ये एक संस्था थी, ब्रिटेन की संस्था, इसने इस मछली बाघिन को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया
क्योंकि ये वहां पर बहुत अच्छे से सरवाइव कर गई सरिस्का में, और इसने और बच्चों को भी जन्म दिया, और बाद में फिर जो रीजनल डायरेक्टर थे वो जाकर इस अवार्ड को लेकर आए थे। ठीक है साहब, ओके। तो ये बाघ के इस एक चित्र के माध्यम से कितनी सारी बातें हमने कर ली। ठीक है, तो अब इन सबको तो मैं हटा देता हूं, और अब इसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे चित्र पर, और हमारा जो दूसरा चित्र है वो है मोर का। मोर जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, इस मोर की बात करेंगे। ध्यान देना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन सरिस्का के साथ क्यों लगाया है? क्योंकि सरिस्का में इसकी डेंसिटी बहुत है। सरिस्का में कभी घूमने जाना तो एक जगह आती है काली घाटी। कौन सी? काली घाटी। और यहां पर मोर की डेंसिटी बहुत है, यानी थोड़े से एरिया में बहुत सारे मोर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा ही ध्यान रख लेना कि इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1963 ईस्वी को, और इसका साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखना। साइंटिफिक नेम है पाओ क्रिस्टेटस। पाओ क्रिस्टेटस। ठीक है साहब, बस इतनी ही कहानी है इसकी। अब अगला जो चित्र है वो राजा भर्तरी का है, लेकिन भर्तरी से पहले हम एक बार इसी को ले लेते हैं, कबूतर को। पहले जीवों को ले लेते हैं, फिर इंसानों की बात करते हैं। तो देखो, ये जो कबूतर है कैसे रंग का दिख रहा है आपको? हरे रंग का कबूतर। तो सरिस्का अभयारण्य में जब आप घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको हरे रंग के कबूतर बहुत मिलेंगे। हमारे आसपास जो सामान्यतः कबूतर होते हैं वो नीले रंग के होते हैं, और हरे रंग के कबूतर नॉर्मली देखने को नहीं मिलते। लेकिन सरिस्का में जाओगे तो यहां हरे रंग का कबूतर आपको मिलेगा। लेकिन यह राजस्थान में एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां हरे रंग का कबूतर मिलता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और जगह हैं जहां हरे रंग का कबूतर मिलेगा। राजस्थान के मैप से हम बात करते हैं। अगर आप यहां पर जाओगे, एक तो नागौर, तो नागौर में एक गांव है थावला कलां। कौन सा? थावला कलां। यहां पर भी हरे रंग के कबूतर मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त अजमेर में जाओगे तो तिलौरा, ये अजमेर, यहां पर भी है तिलौरा। तो राजस्थान में इन तीन जगहों पर, सरिस्का, थावला कला और तिलौरा में हरे रंग का कबूतर हमको देखने को मिल जाता है। वैसे ये जो कबूतर है ना हरे रंग का, तो इधर जो गंगा नदी जाती है, तो गंगा नदी के जो मैदान है, तो गंगा नदी के आसपास में ये हमको बहुत देखने को मिलता है, और ज्यादातर ये पेड़ों पे ही रहता है। लेकिन राजस्थान में ये तीन जगह हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं राजा भर्तरी पर, और इनको हटा देते हैं। तो ये है राजा भर्तरी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैं बोल तो राजा रहा हूं, लेकिन ये व्यक्ति सन्यासी के वेश में बैठा हुआ है। तो ये राजा थे उज्जैन के, उज्जैन जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है। लेकिन ये अपना राजपाट छोड़कर और सरिस्का के क्षेत्र में आ गए थे, और सरिस्का को इन्होंने अपनी तपोभूमि बनाया, यानी यहां पर इन्होंने तप किया। ठीक है, लोगों को उपदेश भी दिए। तो सरिस्का कभी अगर घूमने के लिए जाएं तो यहां पर जाइए, सरिस्का में भर्तरी की तपोभूमि भी देखिए। और वैसे भी अगर मेला आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां मेले में भी जाइए। यहां हर साल मेला लगता है, एक तो भादवे के महीने में और एक वैसाख में, 2 बार लगता है, भाद्रपद में और वैसाख में। इसको हटाऊं मैं नीचे से। तो सरिस्का में ये मेला लगता है, एक तो भाद्रपद और एक वैसाख। ठीक है, इस मेले की विशेषता क्या है? जब आप यहां पर जाएंगे तो बहुत सारे जोगी आप देखेंगे। कौन से जोगी? कनफटे, यानी जिनके कान जो हैं वो भिंदे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं हम कनफटे जोगी। तो यहां ये जो मेला लगता है सरिस्का में राजा भर्तरी का, इसको कहा जाता है कनफटे जोगियों का कुंभ। अब ये तो बहुत अच्छा सवाल बन गया कि कनफटे जोगियों का कुंभ कहां लगता है? सरिस्का। कनफटे जोगियों का कुंभ। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो और ध्यान रखना, यहां पर एक और ऋषि थे। अगर सरिस्का में आप जाओगे तो एक क्षेत्र आता है जहां पर ताल के वृक्ष बोते हैं, उसको बोलते हैं ताल रेंज। क्या बोलते हैं? ताल रेंज। ठीक है, और यहां पर एक ऋषि ने तप किया था, वो थे मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि। ठीक है, वैसे भी भैया ऋषि मुनियों का सम्मान करो। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पालघर में जो घटना हुई उससे बहुत दुखी भी हुए, बहुत व्यथित भी हुए। इस तरह की घटना संत समाज के साथ में नहीं होनी चाहिए। खैर, क्लियर है यहां तक? तो राजा भर्तरी के माध्यम से हमने इतनी चर्चा कर ली। तो ये 3-4 चित्रों की बात हो गई। अब आ जाओ भैया ऊपर, ये शिव जी का चित्र लगाया हुआ है। शिव जी का भी चित्र है, और ये एक मंदिर है जिसको मैं ये गोला कर रहा हूं। तो शिव जी का ये मंदिर है, अर्थात इतनी बात समझ में आई।
ये जो मंदिर है ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है और ये राजस्थान के अलवर जिले का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आपको राजस्थान में और भी नीलकंठ महादेव के मंदिर मिल जाएंगे। दरअसल नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव जी को ही कहते हैं, क्योंकि इन्होंने विषपान किया था इसीलिए इनका गला नीला हो गया था। लेकिन राजस्थान का जो विशेष रूप से नीलकंठ मंदिर जो जाना जाता है वो अलवर का जाना जाता है, सरिस्का में जो है। तो इसकी क्या विशेषता है थोड़ा समझते हैं। लिख दूं पहले, नीलकंठ महादेव मंदिर। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो मैं इसी बड़े चित्र की तरफ आपको लेके चलता हूं। ये देखो, ये वो मंदिर है और एक तो ध्यान रखना इसकी शैली पूछ ली जाती है। ये इस प्रकार से टॉप आप देख रहे हैं, ऊपर से ये त्रिभुज की तरफ है, त्रिभुज की तरह, और नीचे आके फिर ये चौड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की शैली में अगर कोई मंदिर बना होता है उसको बोलते हैं नागर शैली। तो एक तो ये सवाल हो गया कि ये जो मंदिर है कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना यहां पर गणेश जी की भी मूर्ति है और गणेश जी जो है वो नृत्य मुद्रा में अर्थात नाचती हुई मुद्रा में है, जबकि हम जानते हैं तांडव कौन करते हैं? शिव जी। लेकिन यहां पर कौन नृत्य कर रहे हैं? गणेश जी। तो नृत्य की मुद्रा में, नृत्य की मुद्रा कौन है? गणेश जी। ठीक है, बस इतनी ही बात है। इसके अलावा अब अगले चित्र पे आ जाओ। अगला चित्र है यहां पर हनुमान जी का। तो हनुमान जी का चित्र क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि यहीं पर एक मंदिर है और वो मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में, पांडुपोल हनुमान मंदिर। पांडुपोल हनुमान मंदिर क्या विशेषता है? अब इस पांडुपोल हनुमान मंदिर की क्या विशेषता है, तो इसके लिए मैं हनुमान जी की इमेज की तरफ ही लेके चलता हूं। तो दर्शन कर लो, ये हैं पांडुपोल के हनुमान जी और ये राजस्थान के ऐसे हनुमान जी हैं जो शयन मुद्रा में है, अर्थात सोई हुई मुद्रा में है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पांडुपोल के हनुमान मंदिर किस मुद्रा में है? किस में है? शयन मुद्रा, सोती हुई मुद्रा में। ठीक है, अब इनके संबंध में भी कुछ मान्यताएं हैं। ये बताया जाता है कि जब पांडव इस क्षेत्र में थे, सरिस्का के क्षेत्र में, उनको वनवास मिला हुआ था, तो भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था, घमंड हो गया था और भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी जो है वो बूढ़े वानर का रूप लेकर और उस रास्ते में अपनी पूंछ फैला ली जिस रास्ते से भीम जाने वाले थे। बाद में फिर भीम ने क्रोधवश ये कहा कि हे वानर, या तो तुम अपनी पूंछ हटा लो, नहीं तो मैं तुम्हारी पूंछ को उखाड़ फेंकूंगा। और बाद में फिर हनुमान जी ने यह कहा कि मुझ में तो इतनी शक्ति नहीं है, आप ही अगर चाहो तो मेरी पूंछ को उखाड़ के फेंक दो। और बाद में जब भीम ने बहुत अधिक प्रयास किए और वो हनुमान जी की पूंछ को जरा सा भी नहीं हिला पाए, तो फिर बाद में भीम ने क्षमा याचना मांगी और ये कहा कि मैं अपने शक्ति के अहंकार में आपसे बोल गया था। तो कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, वो मैंने आपके साथ में चर्चा कर ली। लेकिन ध्यान ये रखना, पांडुपोल हनुमान मंदिर सरिस्का में है और हनुमान जी जो है शयन मुद्रा में है यहाँ। ठीक है, अच्छा अगला आ जाते हैं। हनुमान जी की बात हो गई। अगला ये इमेज और दिख रही है आपको, ये वाली, ये भी एक मंदिर है, सरिस्का में ही आता है और ये जो मंदिर है ये है नारायणी माता का मंदिर। नारायणी माता का मंदिर। अब क्या विशेषता है, तो भैया देखो, नाई समाज के जो लोग हैं वो इनको अपनी कुलदेवी मानते हैं और मीणा समाज के लोग भी इनकी आराधना करते हैं। इस संबंध में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये मंदिर प्रॉपर किस जगह पर, तो ध्यान रखना बरवा डूंगरी में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किस जगह पर है, बरवा डूंगरी। अब हालांकि इसके संबंध में चर्चा करने को लेकर और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो लोक देवियों का जो पार्ट होगा वहां पर मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अगला आ जाओ। अगली ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये है एक होटल और ये होटल भी यहीं सरिस्का में है और किस नाम से है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सरिस्का पैलेस। कौन सा? सरिस्का पैलेस। थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसका जो निर्माण कराया था, ये दरअसल एक पहले शाही महल था और इसका निर्माण अलवर के शासक के द्वारा करवाया गया था और ये समय पूछ लिया जाता है। इसका निर्माण 1892 से और 1900 ईस्वी के मध्य करवाया गया था, 1892 से और 1900 ईस्वी के मध्य। लेकिन वर्तमान में तो ये एक होटल ही है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, जब ये होटल की बात आई तो यहीं पर एक और होटल है और वो है होटल टाइगर डेन। कौन सा? टाइगर डेन। कभी अगर सरिस्का जाओ तो यहां पर रुको, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जंगल में ही ठहरे हुए हो। होटल टाइगर डेन, इसका जो संचालन किया जाता है वो आरटीडीसी के द्वारा किया जाता है, आरटीडीसी।
यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अलवर के शासक थे महाराजा विनय सिंह, उन्होंने बनाया था इसको विनय विलास के नाम से, लेकिन वर्तमान में इसको होटल टाइगर डेन का नाम दे दिया गया। महाराजा विनय सिंह का नाम आया तो ध्यान रखना, यहीं पर एक झील भी है, सिलीसेड। कौन सी? सिलीसेड झील। और इसका जो नाम है सिली, अर्थात एक रानी थी शीला देवी, महाराजा विनय सिंह की पत्नी थी शीला देवी। तो शीला के नाम पर ही महाराजा विनय सिंह ने सिलीसेड झील का निर्माण करवाया था। और यह झील सरिस्का में है और अलवर में है। इस झील के साथ लगे हाथों अलवर की 2 झील और हैं, वो भी याद कर ही लेना, क्योंकि अलवर के संबंध में वैसे भी झील जो है वो उदयपुर की झील से मिलती जुलती है और कंफ्यूज कर देती है। तो एक तो सिलीसेड झील हो गई, इसके अतिरिक्त जय सागर और विजय सागर, ये ध्यान रख लेना। कौन सी? जय सागर और विजय सागर। अब कंफ्यूजन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। आपको ध्यान हो तो उदयपुर जिले में एक झील है, कौन सी? जयसमंद। और जयसमंद झील के कारण स्टूडेंट गलती कर देता है जय सागर में। ध्यान रखना, जयसमंद झील उदयपुर में है और जय सागर झील जो है ये अलवर में है। खैर हमारा विषय ये नहीं है, झीलों का जब मैं पढ़ाऊंगा तब बात कर लूंगा, लेकिन विषय आया तो मैंने इसकी आपके साथ में चर्चा कर ली। एक चित्र और यहां बसता है, ये वाला, और ये है एक पठार का। ये किसकी शेप है? एक प्लेटू की है। पठार ऐसा ही होता है। तो यहां पर 2 पठार हैं। कहां पर? सरिस्का में। सरिस्का की तो बात हो रही है। 2 पठार है यहां पर, एक तो काकनबाड़ी का पठार और एक क्रास्का का पठार। यहीं पर लिख देते हैं, इसको तो हटा देते हैं। काकनबाड़ी का पठार और क्रास्का का पठार। काकनबाड़ी, ठीक है, और क्रास्का। अब देखो, इस काकनबाड़ी के संबंध में कुछ बताया जाता है, कंफर्मेशन तो नहीं है लेकिन ऐसा बताया जाता है कि यहां काकनबाड़ी में जो किला बना हुआ है, काकनबाड़ी का दुर्ग, यहीं पर मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया गया था, ऐसा बताया जाता है। खैर किया गया हो या नहीं किया गया हो कंफर्म नहीं कह सकता हूं मैं इस संबंध में। इसको तो अब मैं रिमूव कर देता हूं एक बार, ठीक है। कुछ और बातें आप ध्यान रख लेना कि यहीं सरिस्का में ही कुछ छतरियां भी हैं। क्या हैं? छतरियां। वो छतरियां नहीं जो बारिश में आप छाता लेके खड़े होते हो। जब शासकों की या शाही परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जाती थी तो उनके मृत्यु स्थल पर ही एक स्मारक बना दिया जाता था जिसको छतरी कहा जाता था। तो यहां पर भी सरिस्का में कुछ छतरियां हैं जिनको नेढ़ा की छतरियां कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि नेढ़ा की छतरियां कहां हैं, कौन से जिले में है, तो अलवर में ही है। कौन सी छतरियां? नेढ़ा की छतरियां, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, ध्यान देना, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे चर्चा की थी कि 26 जून 2012 को सरिस्का को तोड़कर ही एक और अभयारण्य बनाया गया था और उसका नाम था सरिस्का ए। ध्यान आ रहा है ना, मैंने अभी बात की थी कि ये सरिस्का था यहां अलवर में और इसी को तोड़कर ये बनाया गया था। यहां ये ब्लैक में कर रहा हूं रफली। ये कौन सा अभयारण्य था? सरिस्का ए। तो इसके संबंध में मुझे थोड़ा सा आपको और बताना चाहिए था, ध्यान रखना। ये जो है ये राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अभयारण्य है। इसका जो एरिया है वो 3.0122 समथिंग किलोमीटर के आसपास है, इतना आप ध्यान रख लेना। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य जिसका एरिया है 3.0122 वर्ग किलोमीटर, सरिस्का ए। कब बनाया गया? 26 जून 2012 को। दिमाग में सवाल भी आना चाहिए कि ये सबसे छोटा है तो दूसरा सबसे छोटा और तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। तो ध्यान रखना, दूसरा सबसे छोटा यहां आना पड़ेगा आपको दूसरे के लिए। उदयपुर जिले में एक अभयारण्य है सज्जनगढ़। अभी केवल मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूं सज्जनगढ़ के बारे में, और दूसरे वाले के बारे में बाद में डिटेल से बात करूंगा। सज्जनगढ़ ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है जो उदयपुर में है। इसका एरिया है 5.19 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का जो तीसरा सबसे छोटा अभयारण्य है वो आता है चूरू में, जिसका एरिया है 7.19 वर्ग किलोमीटर, और ये है ताल छापर। अब इनके संबंध में हम बाकी बाद में चर्चा करेंगे। खैर ये जो हमारा था सरिस्का अभयारण्य का, और उम्मीद करता हूं सरिस्का अभयारण्य के संबंध में मैंने जो प्रयास किया उसमें निश्चित ही मुझे सफलता मिली होगी और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।